हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से पार्ट 1 करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र से। ये 200 प्लस क्वेश्चन का सेशन चलेंगे, इनका पार्ट 5 आएंगे, यानी कि 5 सेशन आएंगे इसका 200 प्लस क्वेश्चंस का, जिसका आज पार्ट 1 होने वाला है और हर सेशन में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये 50 क्वेश्चन का सेशन है। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है जंगल, ऑप्शन डी है वैदेशिक व्यापार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। ऑप्शन ए है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, ऑप्शन बी है बेरोजगारी में कमी के संबंध में, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, ऑप्शन डी है असमानता में कमी के संबंध में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वो क्या है? ऑप्शन ए है कि अल्प रोजगार, ऑप्शन बी है मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी है बचत का निम्न स्तर, और ऑप्शन डी है असंगठित क्षेत्र, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो सीएसओ जो है दोस्तों वही इसका आकलन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ, और ऑप्शन बी कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, और ऑप्शन सी कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ, और ऑप्शन डी कह रहा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि आईएसआई, और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्योंकि दोस्तों भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। ऑप्शन ही है राष्ट्रीय औसत का 75%, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय औसत का 60%, ऑप्शन सी कह रहा है कि राष्ट्रीय औसत का 50%, और ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रीय औसत का 33%, और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रीय औसत का 33%। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दे दोस्तों कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में 30,617 रुपये है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 92,556 रुपये है। इस प्रकार जो है दोस्तों बिहार की प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत का 33.1% है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी कूट है दिया हुआ नियोजन की आवश्यकता के कारण, दूसरा कह रहा है कि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, तीसरा कह रहा है कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, और चौथा कह रहा है कि औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो इनका कूट का में आंसर देना है। तो ए कह रहा है कि केवल एक, बी कह रहा है एक एवं दो दोनों, और सी कह रहा है ए 2 एवं 3 दोनों, और
डी कह रहा है कि 2, 3 एवं 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2, 3 एवं 4 यानी कि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः। ऑप्शन ए है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है कि अनियमित औद्योगिकरण के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है मुद्रा, ऑप्शन बी है जीडीपी, ऑप्शन सी है जनसंख्या, ऑप्शन डी है जीएनपी, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि दोस्तों प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास के पश्चय नहीं किया जाता है, जिसके कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% है, 5% के आसपास बनी हुई है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि प्रोफेसर रामकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। तो इसका विश्लेषण में आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो इस बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको क्वेश्चन को पढ़िएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं और आप देख ही रहे कि ये 65वीं बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। ऑप्शन ए है 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, ऑप्शन बी है 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, ऑप्शन सी कह रहा है कि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, और ऑप्शन डी कह रहा है 1 हेक्टेयर से कम, और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 हेक्टेयर से कम। क्योंकि दोस्तों कृषि गणना 2015-16 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्र का आकार समूह जो है बताते हैं। ये आकार समूह में और आकार, तो ये दोनों हम बताने वाले हैं। तो सीमांत कृषि भूमि जोत का जो आकार समूह है वो 1 हेक्टेयर से कम है, और छोटी जोत है जो 1 से 2 हेक्टेयर है, अर्ध मध्य जोत है जो 2 से 4 हेक्टेयर है, मध्य जोत जो है 4 से 10 हेक्टेयर है, और बड़ी जोत जो है 10 हेक्टेयर से अधिक है। तो ये सीमांत पूछ रहा था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बातों को नहीं समझे होंगे तो इसको वीडियो को दोहराइएगा ज़रूर, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। ऑप्शन ए है न्यूनतम, ऑप्शन बी है न्यूनतम से द्वितीय, ऑप्शन सी है उच्चतम, और ऑप्शन डी है उच्चतम से द्वितीय, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूनतम से द्वितीय। क्योंकि दोस्तों कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार बिहार में कुल जोतों की संख्या 16.41 मिलियन है, जिसमें सीमांत यानी कि मार्जिनल जोत यानी कि 1 हेक्टेयर से कम है, जो भी बताए हैं 0.25 है हेक्टेयर है। तो 1.25 हेक्टेयर लघु यानी कि समाल जोत है, और राष्ट्रीय औसत पर सीमांत जोत 0.38 हेक्टेयर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन ए है कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है नाबार्ड, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्योंकि दोस्तों कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश सरकार से करती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। ऑप्शन ए कह रहा है 1998, ऑप्शन बी कह रहा है 1999,
ऑप्शन सी कह रहा है 2001 और ऑप्शन डी कह रहा है 2005 और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 2005, क्योंकि दोस्तों भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 से 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। पुनः इसका संशोधित अधिनियम 2009 आया, जो 1 जून 2009 से लागू हुआ। तत्पश्चात यह पुनः संशोधित अधिनियम 2012 के रूप में आया, जो 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। बातों को अच्छे से समझिए। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ, जो पुनः इसका संशोधन हुआ और 2009 आया, जो 1 जून 2009 से लागू हुआ। इसके तत्पश्चात संशोधित अधिनियम 2012 के रूप में आया, जो 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है व्यापार संबंधित आय उपाय, ऑप्शन बी कह रहा है व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, ऑप्शन सी कह रहा है कि व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ऑप्शन डी कह रहा है व्यापार संबंधित अभिनव उपाय और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों TRIMS का मतलब फुल फॉर्म ही होता है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि व्यापार संबंधित निवेश उपाय, जो यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 2010-11, ऑप्शन बी कह रहा है 2011-12, ऑप्शन सी कह रहा है कि 2012-13 और ऑप्शन डी कह रहा है 2013-14 और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा 2011-12, क्योंकि दोस्तों 12 मई 2017 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधित किया गया, जो थोक मूल्य सूचकांक की माप के लिए आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। अभी तक कुल संशोधन वर्ष 1952-53, 1961-62, 1970-71, 1981-82, 1993-94, 2004-5 किया जा चुके हैं और अभी का जो आधार वर्ष यानी कि 7वां संशोधन में 2011-12 है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है नागालैंड और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्यों पर भारतीय राज्यों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय 46,664 रुपये यानी कि था, जो बिहार की है। यह स्थिति 31 जुलाई 2020 के अनुसार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। तो ऑप्शन ए है न्यूनतम, ऑप्शन बी है न्यूनतम से द्वितीय, ऑप्शन सी है उच्चतम, ऑप्शन डी है उच्चतम से द्वितीय और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जो है बीपीएससी का ना एक चाल समझिए या फिर एक दिमाग समझिए, जो ऑप्शन में देता है न्यूनतम, दूसरा में देता है न्यूनतम से द्वितीय, तीसरा में देता है उच्चतम, चौथे में देता है उच्चतम से द्वितीय। तो आइए अब इसका थोड़ा डिटेल समझते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वर्ष 2019-20 में 332 किलोवाट प्रति घंटा है, जो देश में बिजली का न्यूनतम उपभोग स्तर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डायरेक्ट न्यूनतम होगा। फंसाने के लिए यहाँ पे न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम, उच्चतम से द्वितीय, ऐसा करके ये ऑप्शन देता है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कह रहा है बिहार, ऑप्शन सी कह रहा है असम, ऑप्शन डी कह रहा है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी है, आंध्र प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। ऑप्शन ए है हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, ऑप्शन बी कह रहा है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ऑप्शन सी कह रहा है कि उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ऑप्शन डी कह रहा है बीज उर्वरक जल तकनीकी और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। ऑप्शन ए है न्यूनतम, ऑप्शन बी है न्यूनतम से द्वितीय, ऑप्शन सी है उच्चतम, ऑप्शन डी है उच्चतम से द्वितीय और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूनतम। क्योंकि दोस्तों बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017 में राष्ट्रीय औसत पर प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 386 किलोमीटर सड़क है। वही बिहार में यह 181 प्रति लाख व्यक्ति पर है, 181 किलोमीटर सड़क की लंबाई, जो राष्ट्रीय औसत से कम है तथा राज्यों में न्यूनतम स्थान पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। ऑप्शन ए है बुल आवश्यकता उपागम, ऑप्शन बी है क्षमता उपागम, ऑप्शन सी है आय उपागम, ऑप्शन डी है कल्याण उपागम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षमता उपागम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन बी है एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन सी है एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और ऑप्शन डी कह रहा है कि एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। ऑप्शन ए है 22%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 33%, ऑप्शन डी है 15%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 15%। क्योंकि दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान जो वर्ष 2008-9 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश लगभग 15% था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्तमान में सकल मूल्य वृद्धि जीबीए में कृषि की भागीदारी वर्ष 2019-20 में लगभग 17.8% है, जबकि विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में कृषि में श्रम शक्ति का नियोजन लगभग 42% है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है तिलहन, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है दाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तिलहन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए खाद्यान्नों का वितरण, ऑप्शन बी है खाद्यान्नों की खरीद, ऑप्शन सी है खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, ऑप्शन डी है खाद्यान्नों का निर्यात और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खाद्य अन्नों का निर्यात। क्योंकि दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2016-17 वॉल्यूम 2 के पेज 182 के अनुसार खाद्य प्रबंधन में खाद्य अन्नों की खरीद, उसका वितरण और बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के लिए
उसका भंडारण शामिल है। तो दोस्तों स्पष्ट है कि खदानों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है, जो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर यानी कि स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? ऑप्शन ए कह रहा है 2002-3, ऑप्शन बी कह रहा है 2003-4, ऑप्शन सी कह रहा है 2005-6 और दो ऑप्शन डी कह रहा है 2006-7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो विकल्प दिया गया है वर्ष 2002 और 3 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि नकारात्मक रही। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2002-3 के बाद किसी भी वर्ष में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी कह रहा है 13.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी कह रहा है 15 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी कह रहा है 16.5 लाख करोड़ रुपए और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा, 15 लाख करोड़ रुपए। क्योंकि दोस्तों केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि साख 16.5 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार। एक में कह रहा है कि वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, और दूसरा है कि यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। तो इनमें से कौन सा से बात है जो विचार करने योग्य है? तो आइए इसको पहले समझते हैं। दोस्तों बता दें कि वर्षा बीमा 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई योजना है, जो औसत वर्षा से 20% या अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजना का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र की व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की, जो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी में समान बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक, क्योंकि दोस्तों वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो इतना डिटेल बताने का मेरा यही मतलब था कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 10 लाख रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए से कम, ऑप्शन बी है 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम, ऑप्शन सी कह रहा है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक 10 करोड़ रुपए से कम, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 करोड़ रुपए से अधिक 10 करोड़ रुपए से कम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है कि 250 करोड़, ऑप्शन बी कह रहा है 350 करोड़, ऑप्शन सी कह रहा है 400 करोड़ और ऑप्शन डी कह रहा है 500 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी है, 500 करोड़। आइए
इसके बारे में कुछ जानते हैं विशेष। किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी के लिए 500 करोड़ रुपए तक के निवेश की स्वायत्ता होती है। जनवरी 2020 तक भारत में कुल महारत्न 14 नवरत्न तथा 74 मिनी रत्न यानी कि श्रेणी 1 के 2 कंपनी हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त मंत्रालय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व स्रोतों पर विचार कीजिए। तो 1 में है निगम कर, 2 में है निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, और 3 में है कस्टम्स, और 4 में है संघ उत्पादन शुल्क। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम जो है वो सजाना है। तो दोस्तों प्रश्न में जो दिए गए विकल्प हैं उसमें केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत केंद्रीय निगम कर एवं आयकर थे। यही 2 कर आगम के संयुक्त रूप से 2 सबसे बड़े स्रोत थे। बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार के कर आय के शीर्ष 4 स्रोत जो है निम्न है बताते हैं। उधार और अन्य देयताएं 36%, वस्तु एवं सेवा कर 15%, आयकर 14% तथा निगम कर 13%। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2, 4, 3 यानी कि कस्टम्स अंत में आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए है रेलवे, ऑप्शन बी है उत्पाद कर, ऑप्शन सी है बिक्री कर, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्पाद कर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो ऑप्शन ए है उत्पाद शुल्क, ऑप्शन बी है सीमा शुल्क, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत आयकर, और ऑप्शन डी है निगमित कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्पाद शुल्क। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है बिक्री कर, ऑप्शन सी है रेलवेज, ऑप्शन डी है चुंगी कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चुंगी कर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज भुगतान का एक आइटम है। ऑप्शन ए है राजस्व व्यय का, ऑप्शन बी है पूंजीगत व्यय का, ऑप्शन सी है योजना व्यय का, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्व व्यय का। क्योंकि दोस्तों ब्याज राजस्व है, अतः उसकी प्राप्ति या व्यय राजस्व आय या व्यय में शामिल किया जाता है। बजट घाटे को राजस्व व्यय घटाकर तथा राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय घाटा है। ऑप्शन ए है कुल व्यय कुल प्राप्तियां, ऑप्शन बी है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन सी है पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियां बाजार ऋण, और ऑप्शन डी है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो इसका थोड़ा सा मतलब समझा देते हैं दोस्तों कि प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है। जैसे कि बताते हैं, प्राथमिक घाटा का मतलब है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, और बजटीय घाटा बराबर जो हो जाएगा कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। राजस्व घाटा बराबर हो जाएगा राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, और राजकोषीय घाटा बराबर जो हो जाएगा बजटीय घाटा यानी कि कुल प्राप्ति माइनस व्यय प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं।
या फिर राजकोषीय घाटा बराबर ये हो जाएगा कि राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। तो यहाँ जो ऑप्शन में है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ऑप्शन बी में है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन सी में पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस ब्याज बाजार ऋण। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। राजकोषीय घाटा का दो मतलब समझाएं अभी। बजटीय घाटा यानी कि कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं, या फिर राजकोषीय घाटा बराबर ये हो जाएगा कि राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य देयताएं माइनस कुल व्यय। इस बात को आप लोग गौर से सुनिए और अच्छे से समझिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि ऑप्शन ए, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, और ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है, और ऑप्शन डी है भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की आवश्यकता है, और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है। ऑप्शन ए है 2010-11, ऑप्शन बी है 2011-12, ऑप्शन सी है 2009-10 और ऑप्शन डी है 2012-13। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2011-12। क्योंकि दोस्तों बता दें कि प्रभावी राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है, जो प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया है। घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य राजस्व खाते के संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 यानी कि 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तो बता दें दोस्तों कि प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान, यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा अगर निकालना हो तो राजस्व घाटा से माइनस कीजिए पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। ऑप्शन ए है बिक्री कर, ऑप्शन बी है धन कर, ऑप्शन सी है आयकर और ऑप्शन डी है उत्पाद कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बिक्री कर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1994-95, ऑप्शन बी कह रहा है 1996-97, ऑप्शन सी कह रहा है 1998-99 और ऑप्शन डी कह रहा है 1991-92। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1994-95। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इस बारे में डिटेल जान ले कि सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति की संस्तुति पर 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया था। यह संघ सूची का विषय है। वर्ष 2003 में संविधान का 52वां यानी कि 92वां
संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 268 के ए इसे संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में यह जीएसटी में शामिल हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति का हो जाएगा 2000, राष्ट्रीय कृषि नीति का 2000, राष्ट्रीय मत्स्य नीति का होगा 2004 और नवीन विदेशी व्यापार नीति का होगा 2014 और 7वां वित्तीय आयोग का होगा 1978। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, राष्ट्रीय मत्स्य नीति 2004, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 और 7वां वित्तीय आयोग 1978। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से मिला लीजिएगा क्योंकि 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भी कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए, तो आइए इसे भी मिलाते हैं। ओपन जनरल लाइसेंस का हो जाएगा विदेशी व्यापार, ओपन जनरल लाइसेंस का विदेशी व्यापार। ट्रिस्म का होगा रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक का होगा मुद्रास्फीति, नकदी यानी कि रिजर्व अनुपात यानी कि इसका हो जाएगा ऋण नियंत्रण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पॉज करके इसे भी मिलाइएगा। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार, ट्राइसेम का होगा रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक का होगा मुद्रास्फीति और नकदी रिजर्व अनुपात का होगा ऋण नियंत्रण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया कब? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1992 को, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1994 को, ऑप्शन सी है 31 मार्च 1996 को, ऑप्शन डी है 31 मार्च 1997 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 31 मार्च 1997 को। क्योंकि दोस्तों एडहॉक ट्रेजरी बिल की भारत में शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। यह रिजर्व बैंक के नाम से ही निर्गत होती है तथा सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। इनका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रीकरण हो जाता है क्योंकि इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है और अनुषंगी रूप में मुद्रा दायित्व में वृद्धि होती है। एडहॉक ट्रेजरी बिल का निर्गमन 31 मार्च 1997 से बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महान लोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है मजबूत रक्षा उद्योग का आधार बनाना, ऑप्शन बी है भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, और ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, और ऑप्शन डी है कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। क्योंकि दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 में पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। जो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी और मॉडल में सम्मिलित क्षेत्र थे पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र। तो इस योजना में आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है 1951। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1950। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने नीति आयोग को
नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए है नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन यानी कि राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार सूचना। ऑप्शन बी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ऑप्शन सी है नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रिटी इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय समेकित संधि संस्थान। और ऑप्शन डी कह रहा है कि नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय बौद्धिक ट्रेनिंग संस्थान। और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के बारे में जरा बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन होते थे, जो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख यानी कि 1 जनवरी 2015 से ही नीति आयोग का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए है योजना मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो अभी जस्ट ही बताए हैं डिटेल में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए कह रहा है 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी कह रहा है 1 जून 2014, ऑप्शन सी कह रहा है 1 जनवरी 2015 और ऑप्शन डी कह रहा है 1 जून 2015 और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो डिटेल पे ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर जरूर लगा पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, ऑप्शन बी है जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ऑप्शन सी है राजनीतिक प्रशिक्षण, ऑप्शन डी है योजना बनाने में गांवों की सहायता करना और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्योंकि बताते हैं भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्राथमिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 1964 तक चरणबद्ध रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो दोस्तों आप लोग इसे समझ पाए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।